ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अनेक संदेशों वाला महाकुंभ। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ चल रहा है, उसी की बातें हो रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में 70 से ज्यादा देशों के करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह संख्या 50 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है। यह संख्या अमेरिका और कनाडा की भी कुल जनसंख्या से ज्यादा है और अभी शिवरात्रि का स्नान शेष है। विश्व में इतना बड़ा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन कभी नहीं हुआ। इसके आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समर्पण दिखाया और प्रशासनिक तंत्र, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों ने जो मेहनत की, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे बड़े आयोजनों में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती हैं। उनकी जांच जारी है, लेकिन राजनीतिक दलों को अवांछनीय टिप्पणियों से बचना चाहिए। ऐसा करने से अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। और आप देखिए, महाकुंभ संपूर्ण मानवता का महामिलन है। यह भारतीय सनातन की अद्भुत विविधता, उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक गंभीर का जीवंत उदाहरण है। महाकुंभ हिंदू आस्था, हिंदू अस्मिता और हिंदू आत्मगौरव का संकेत है। यह हिंदू समाज का पद सोपानीय संरचना से उपजे जातीय विभाजन को लांघने की शुरुआत है। यह विविधता में एकता के तत्व को रेखांकित करता है और यह हिंदू समाज में बढ़ते विखंडन पर विराम की बानगी है और इसके सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ अवश्य होंगे। महाकुंभ से विपक्ष के बेनरेटिव भी खारिज हो गए, जो लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित बने। दिल्ली विधानसभा तथा उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में नतीजे इसके उदाहरण रहे। ये दोनों चुनाव महत्वपूर्ण थे, क्योंकि दिल्ली में भाजपा 27 वर्षों से सत्ता से बाहर थी और मिल्कीपुर अयोध्या से लगे फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। दोनों जगह भाजपा की जीत हुई है। मिल्कीपुर की जनता ने सपा कांग्रेस का वह विमर्श खारिज कर दिया कि अयोध्या के राजा रामलाला नहीं, सपा के मौजूदा सांसद अवधेश प्रस्ताव है। क्योंकि लोकसभा जो सीट है ना अयोध्या की, फैजाबाद की, उस पर आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी और बीजेपी हार गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में आपके लिए प्रचार किया, मगर भाजपा संविधान बदल देगी और पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी वाला नैरेटिव यहाँ नहीं चला। और इसी नैरेटिव से सपा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराया था। मिल्की उपचुनाव में भी जनता ने अखिलेश का ये नैरेटिव और पीडीएफ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मिथक तोड़ दिया है। और यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि मिल्कीपुर में 1993 की बात भाजपा कभी नहीं जीती। इसमें 2017 जरूर एक अपवाद था। मिल्कीपुर में 50,000 यादव, 1.25 लाख दलित और 30,000 मुस्लिम हैं और इन्हीं वर्गों को पीडीए की आधारशिला बताया जा रहा है। भाजपा ने यहाँ 60.17% वोट पाकर पीडीए पर इतराने वाली सपा को हराया है। महाकुंभ के सफल आयोजन में देश विदेश से पधारे असंख्य श्रद्धालु अखाड़ों, महामंडलेश्वर, संत महात्माओं और आमजन ने जिस अनुशासन का परिचय दिया वह दुर्लभ है। भले ही लोगों को महाकुंभ पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन महाकुंभ परिसर में पहुंचकर लोगों को एक अलौकिक अनुभूति हुई। और इस सफल आयोजन के कुछ संकेत हैं। एक, भारत में देशाटन और वैश्विक पर्यटन की अपार संभावना है। जैसे जैसे देश के मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग में आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, लोगों में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को देखने की ललक बन रही है। और पहले हम अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों की वैश्विक स्तर पर समुचित मार्केटिंग नहीं कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह काम किया। जिस तरह वह विदेश में प्रवासी भारतीयों, विदेशी पर्यटकों को भारत आने का आह्वान करते हैं, उससे देश को लाभ होता है। 2023-24 के दौरान भारत में 7,06,000 विदेशी पर्यटक आए, जिनमें 19,266 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है ना, तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिए, 2025 में आंकड़ा यकीनन बढ़ेगा। इसमें महाकुंभ का बड़ा योगदान रहेगा। महाकुंभ में 50 करोड़ की संख्या पर यदि 10,000 प्रति व्यक्ति द्वारा औसत व्यय माने, तो इसमें अर्थव्यवस्था में 5 लाख करोड़ का अनुमान होगा। और इससे स्पष्ट है कि भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर उन्हें आर्थिक विकास के संवाहक के रूप में तराशा जा सकता है। एक जिला, एक पर्यटन, एक स्थल, एक उत्पाद, या फिर एक ब्लॉक, एक पर्यटन स्थल
और आप देखेंगे कि एक उत्पाद जैसी योजनाएं हर गांव शहर की आर्थिक समृद्धि में क्रांति ला सकती हैं। ऐसा जरूरी है क्योंकि सरकारों को नौकरियों की कमी से जूझना है और स्वरोजगार ही इसका समाधान है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चर्चा होती है और वैश्विक पर्यटन उससे बड़ी अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभावनाएं सजोए हुए हैं और इससे देश में आधारभूत संरचनाएं बढ़ेंगी तथा आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार भी बढ़ेंगे। और आप देखिए भले ही महाकुंभ के दौरान भगदड़ की छिटपुट घटनाएं और आप देखते हैं कि जाम की समस्या देखी गई है और आप देखते हैं कि देखी गई है और मगर जिस तत्परता से उसे नियंत्रित किया गया स्नान प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है और आप देखते हैं कि वह एक प्रतिमान है। इसमें हम वैश्विक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन हेतु तकनीकी प्रशासनिक और प्रबंधनीय परामर्श उपलब्ध कराकर न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं वरन विभिन्न देशों से संबंध भी प्रगाढ़ कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग यही काम कर रहा है। वह फलस्तीन, कैमरून, स्वीडन, इंग्लैंड, बांग्लादेश, फिलीपींस और रूस आदि को चुनावी परामर्श सेवाएं दे रहा है। अफ्रीकी यूरोपीय देशों में निर्वाचन आयोग की मांग बढ़ी है। इसी प्रकार भीड़ प्रबंधन आयोग का गठन हम धनार्जन के साथ दूसरे देशों की सहायता कर सकते हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ से निकले संकेतों में अध्यात्म, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आप देखिए प्रबंधकीय कौशल के महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। लेखक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका नाम है क्या? इनका नाम है डॉक्टर AK वर्मा। इनके द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ चुनाव आयोग की बात भी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यहाँ आप देखते हैं जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। भाषाई विविधता मिटने का खतरा, आजकल आप देखते हैं कि भाषा पर भी खूब विवाद हो रहा है। तो आप देखेंगे कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में इस बार का मातृभाषा दिवस यूनेस्को का रजत जयंती वर्ष है। इसके पीछे टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए विभिन्न भाषाओं के संरक्षण, सहनशीलता और पारस्परिक आदर का संकल्प लिया गया है। अपनी और दूसरी की भाषा को समझना अपनी और दूसरों की संस्कृति को जानने समझने का मुख्य माध्यम है। भाषा ना रहे तो हम अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुंचाने में चूक जाएंगे और ऐसे में आज विश्व में प्रचलित विभिन्न भाषाओं को सुरक्षित और संवर्धित करना हमारा विशेष दायित्व है। एक विरल नैसर्गिक शक्ति के रूप में भाषा हमें न केवल ज्ञान सर्जन का अवसर देती है बल्कि उस ज्ञान को सजोने और दूसरों से साझा करना भी संभव बनाती है। प्रकृति भी इसे समर्थन देती है। नवजात शिशु की श्रवण शक्ति अद्भुत होती है। वह स्वाभाविक ध्वनि और शोर में फर्क करने लगता है। 6 माह होने के पहले ही बच्चे कई भाषाएं सुनते हैं और समझते रहते हैं। 3 वर्ष की आयु में उनका 3-4 भाषाओं से परिचय होता है। 10 वर्ष तक आप देखिए प्रक्रिया तेजी से चलती है। भारत के बहुभाषिक परिवेश में आगे बढ़ते हैं। भाषा के सहारे ही हम व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं और उस कल्पना को मूर्त आकार भी देते हैं। आज भारत में लगभग 800 भाषाएं दर्ज हैं। बहुतेरे भारतीय कई भाषाएं बोलते हैं और यही बहुभाषिकता विभिन्न भाषाई समुदाय के बीच न केवल संचार को प्रभावी बनाती है बल्कि साझा पहचान को सबल करती है। बावजूद इसके विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों का उपयोग करती हैं और इनमें से कई लिपियां एक ही मूल की हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गया। भाषाओं की बहुलता समृद्धि का स्रोत है जो हजारों वर्षों के प्रवास, परस्पर क्रिया और विभिन्न समूहों के बीच एकीकरण से पली बड़ी है। और भाषिक विविधता की दृष्टि से भारत आज विश्व में दूसरे नंबर पर। भारत के संविधान की वर्तमान व्यवस्था में 22 मुख्य भाषाएं और 6 क्लासिकल भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है सम्मिलित है। देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी आधिकारिक रूप से राजभाषा है। हालांकि इसके भी अनेक रूप हैं। संविधान में यह विशेष प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रख सकेंगे और इस सब के बीच हम यह भी स्मरण करना होगा कि मातृभाषा अस्मिता और संस्कृति को गढ़ने का कार्य करती है। और इसी दृष्टि से नई शिक्षा नीति में बहुभाषिकता, लुप्त प्राय भाषाओं का संरक्षण और स्थानीय भाषा में समावेशी शिक्षा जैसी सरोकारों पर खास जोर दिया जा रहा है। हालांकि औपनिवेशिक विरासत के तहत अंग्रेजी के वर्चस्व का सामाजिक जीवन पर विभाजनकारी असर रहा है। इसमें भाषाई हीनता को भी जन्म दिया है। हिंदी या फिर अन्य भारतीय भाषाएं जब घर की भाषा है तब शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम कई जटिलताएं पैदा कर रहा है। मौलिक सोच और सृजनात्मक में हमें ऐसे विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं। शोध और आप देखिए अनुसंधान की दृष्टि से यह परोपजीवी भाषाई
संस्कार घातक सिद्ध हो रहे हैं। आज वैश्वीकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की बढ़त से तमाम चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। भविष्य की नजरिया कुछ ऐसा होने जा रहा है और कि लोग विभिन्न गैजेटों की सहायता से वह सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे जो वैश्विक केंद्र द्वारा मुहैया कराया जाएगा। कुछ सलाह की जरूरत हुई तो बच्चे अब माता पिता की जगह एलेक्सा और सीरी से पूछेंगे। उनके माता पिता भी रोबोट से पूछेंगे। भाषा और संचार की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे कई दिग्गज किरदार दुनिया की विविधता को मिटाने का भी काम कर रहे हैं। इसके चलते बच्चे की सृजनात्मक क्षमता, अध्यापकों की श्रेष्ठता आदि सब दांव पर हैं। इस मनुष्यता विहीन तकनीक में कोई सामान्य बुद्धि या कॉमन सेंस नहीं होता है और उसे मानवीय भावनाओं की भी कोई समझ नहीं होती है, ना ही गलतियों को सुधारने की कोई गुंजाइश होती है। वस्तुतः उसमें कोई अपवाद संभव ही नहीं होता है। मनुष्य की तरह यह संचेतना और संवेदनशील भी नहीं है। इस तकनीक को बहुलता की कोई समझ भी नहीं होती है। इसके साथ ही उसमें घटनाओं और परिस्थितियों के संदर्भ में को ग्रहण करने आप देखते हैं कि करने की सुविधा भी नहीं है। ये भी आप देखेंगे। और आप देखिए वस्तुतः कृत्रिम बुद्धि मानव सभ्यता की अगली गुत्थी बन रही है। यह भरोसा किया जा रहा है कि सारा का सारा ज्ञान मानव मस्तिष्क के बाहर डाटा के रूप में भंडारित किया जा सकता है। ऐसे में प्रश्न उठेगा कि मनुष्य की जरूरत ही क्या है। मनुष्य को विस्थापित कर जीवन का अर्थ पाना असंभव है। गनीमत है कि मानव मस्तिष्क स्वयं को खुद संचालित और नियमित करता है और इस तकनीक को धारण करने वाले मनुष्य का मनुष्य बना रहना होगा और ऐसा करने में भाषा साहित्य की इसमें अहम भूमिका होगी। भाषा सिर्फ विचारों को प्रकट करने का तरीका भर नहीं होती है, वह संस्कृति का संवहन भी करती है। ऐसे में स्कूली व्यवस्था को भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण में विकसित किया जाना चाहिए और 21वीं सदी के भारत में बहुभाषिकता एक विशिष्टता है। आज आवश्यकता है कि फौरी राजनीतिक हित अहित को किनारे रख भाषा के भविष्य को सुरक्षित करते हुए संतुलित भाषा नीति का क्रियान्वयन किया जाए। भाषा हमारे अस्तित्व का साधन भी है और साध्य भी है। लेखक शिक्षाविद हैं, इनका नाम है गिरीश और मिश्र। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। क्षमादान तो पितिशोध की अग्नि में जलता मानव क्षमादान कभी नहीं कर सकता है। वह तो बदला लेने की ताक में रहता है। जब उसे दाव मिलता है हमला बोल देता है। और आप देखते हैं कि पितिशोध की भावना जिसके अंदर जड़ जमा कर बैठी है, वह व्यक्ति इस धरती पर मनुष्य की आकृति में शैतान के समान है। मनुष्य के हृदय में प्रेम, संवेदना, दया, ममता, सहानुभूति, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, सदाचार की स्नेहिल भावनाएं होती हैं और शैतान के हृदय में द्वेष, दुर्भाव, घृणा, नफरत, स्वार्थ, द्वंद्व की भावना से संलग्न आक्रोश स्वभाव भरा रहता है। शैतान सदा क्रोध की अग्नि में जलता रहता है और शैतानी स्वभाव राष्ट्र, परिवार, समाज हेतु कल्याणकारी एवं सृजनकारी नहीं होता है। वहीं क्षमादान करने वाला इंसान धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है। वह जहाँ होता है वहाँ शांति, सुख, आनंद की रोशनी जलती रहती है और वह सभी के बीच प्रेम की अलख जगाता है। कभी क्रोध एवं द्वंद्व नहीं करता। वह हर अच्छी बुरी घटना को विधि का विधान मानता है और उसके पास क्षमा के अलावा कोई अन्य दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। इसी के सहारे वह सर्वत्र विजय पाता है और शैतान उसके आगे झुकते हैं। गांधी जी थप्पड़ मारने वाले के आगे दूसरा गाल कर देते थे और जिससे उसका क्रोध शांत हो जाता था। और द्वंद्व करने वाले मूर्ख, अज्ञानी, स्वार्थी, कायर होते हैं। वे कभी किसी के हित की नहीं सोचते हैं। क्षमादान की ही महापुरुषों की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा कर किया। 100 गलतियां करने के बाद उसका वध किया। बात बात पर द्वंद्व, क्रोध करना विनाश, अशांति की जड़ है। इस धरती पर सभी परमात्मा की संतान है। परमात्मा की संतान भाई भाई हैं, कोई पराया नहीं। आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ाकर सभी गले मिले। जहां अपनापन प्रेम है वहां द्वंद्व नहीं और क्षमादान है। क्षमादान से सुख शांति का वातावरण बनता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा ऐसे। ये आप देखिए दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है। चलिए आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। पंजाब भ्रष्टाचार पर चोट। पंजाब के कई सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महीनों से गायब होने का मामला हैरानीजनक है। अब सरकार की ओर से सख्ती की जा रही है तो मामले सामने आ रहे हैं। अनियमितताएं और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त करना उचित कदम है।
डीजीपी द्वारा गजेटेड अधिकारियों सहित 400 के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। जो बात कही गई है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों पर गाज गिरेगी। बर्खास्त किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। और सवाल यह भी है कि यदि पुलिस विभाग में तैनात कोई कर्मचारी बिना किसी सूचना के 10 माह तक गायब रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लगता है, इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। पुलिस ही नहीं, अन्य विभाग में भी व्यक्ति भ्रष्टाचार पर यदि रोक लग जाए तो जनता को काफी राहत मिलेगी। पुलिस को सिटीजन फ्रेंडली बनाने की बात प्रशंसनीय है, लेकिन इसके साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि पुलिस के व्यवहार में सुधार नजर भी आए। कई बार घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर वैसा नजर नहीं आता। पुलिस की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं का ऑडिट करवाने का निर्णय उचित है। उम्मीद है कि इससे पुलिस के कामकाज में सुधार होगा, अंततः इसका लाभ जनता को ही मिलेगा। शिक्षा प्रणाली की परीक्षा। हाल ही में जारी इंडिया ग्रेजुएशन स्किल इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट चिंतित करने वाली है। इसकी माने तो भारतीय स्नातकों को कौशल की कमी के चलते नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी रिपोर्ट हो या निजी सर्वेक्षण, हर जगह एक ही कहानी सामने आती है। डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ देश में स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ 57.4% ग्रेजुएट बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। क्योंकि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को सिर्फ डिग्री लेने की मशीन बना रही है? स्कूल और कॉलेजों में घंटों बैठकर किताबी ज्ञान रटने वाले छात्र जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया जाता है कि उनमें व्यवहारिक कौशल की कमी है। क्या शिक्षा सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने तक ही सीमित हो गई है? रिपोर्ट बताती है कि करियर में सफलता के लिए 55.1% संचार कौशल, 54.6% क्रिटिकल थिंकिंग और 54.2% विश्लेषणात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इन कौशलों को विकसित करने पर ध्यान दे रही है? रोजगार पैदा करने के लिए सिर्फ योजनाएं बनाना काफी नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मौलिक रूप से बदलने की जरूरत है। क्यों ना हमारी शिक्षा प्रणाली को इस तरह से विकसित किया जाए कि हर छात्र को नौकरी के लिए मोहताज ना होना पड़े, बल्कि वह अपनी कौशल के दम पर खुद रोजगार पैदा कर सके। क्या शिक्षा सिर्फ एक कागजी प्रमाण पत्र बनकर रह गई है या वास्तव में जीवन संवारने का जरिया है? और आप देखते हैं कि समस्या सिर्फ नीति निर्धारकों की नहीं बल्कि समाज की मानसिकता की भी है। अभिभावक आज भी बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी की दौड़ में धकेल रहे हैं, बिना यह सोचे कि उनकी वास्तविक रुचि और क्षमता क्या है। क्या हर किसी को नौकरी की तलाश में भटकना चाहिए या उसे अपने भीतर के हुनर को पहचानने का अवसर मिलना चाहिए? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा का भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रीशियन का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक इंजीनियर या डॉक्टर का है। लेकिन क्या समाज उन्हें सम्मान देता है? शायद नहीं। यह मानसिकता भी बदलनी होगी। आज जरूरत है कि शिक्षा को सिर्फ डिग्री और अंकों की दौड़ में से निकालकर व्यवसायिक ज्ञान और उद्यमिता से जोड़ा जाए। हर छात्र में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। अगर हम शिक्षा को केवल नौकरी पाने का जरिया बनाएं तो बेरोजगारी की समस्या बनी ही रहेगी। शिक्षा का असली उद्देश्य आत्मनिर्भरता, नवाचार को बढ़ावा देना होना चाहिए। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार है, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा के ये टिप्पणियाँ रहती हैं। देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती, तो जाकर देख लिया करिएगा। उम्मीदों आशंकाओं के बीच आईटी उद्योग। आजकल उद्योग धंधों की खूब बातें हो रही हैं। तो पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जोर पकड़ा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप देखें, इसके बाद से लोग आशंकित हैं कि कहीं इसका असर रोजगार पर ना पड़े। सॉफ्ट स्किल वाली और कथित तौर पर सफेद कॉलर जॉब्स कहीं जाने वाली टेक या हाईटेक नौकरियों को इसके बढ़ते असर के साथ जोड़कर जोरदार झटके लगने की बात कही जा रही है। हालांकि इस संभावना से भी कोई इनकार नहीं कर रहा है कि समय लगेगा और पर जल्द ही एआई से जुड़ी नई नौकरियों की भी भरपूर पैदावार होगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार साल 2000 के आसपास कंप्यूटर इंटरनेट के आगमन के साथ जॉब्स कट होने की आशंकाओं के बीच नई किस्म की दक्षता स्किल्स की जरूरत पैदा हुई है और ई कॉमर्स से लेकर तमाम नए आईटी रोजगार बने हैं। लेकिन अभी टेक को नौकरियों में जो उठापटक शुरू हुई है और उसमें फायदे से ज्यादा नुकसान की तस्वीर बन रही है और इससे यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या एआई का आगमन सच में नौकरियों के लिए खलनायक साबित होगा या फिर इसमें नई नौकरियां पैदा करने वाले उजलेपन के तथ्य दिखाई दिएंगे। और ऐसे
दौर में जहां जिस युवा को देखिए वह कंप्यूटर आईटी मैनेजमेंट समेत उन पेशों में जाने की तैयारी में लगा दिखाई देता है, आईटी नौकरियों को लेकर कुछ नकारात्मक सूचनाएं आ रही हैं। कई वैश्विक टेक कंपनियों में भी बीते अरसे में लगातार छटनी हुई है। इधर बताया जा रहा है कि मेटा फेसबुक भी करीब 3000 कर्मचारियों को निकालने वाली है और कंपनी के प्रदर्शन मानकों में हुई तब्दीलियों को इसका आधार बताया जा रहा है। इसके अनुसार 1 साल के अंदर अपेक्षा से कम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को मेटा नौकरी से हटा देती है और इसे एक रूटीन प्रक्रिया कहा जा रहा है। लेकिन अब मेटा ने प्रदर्शन मानकी को और भी सख्त कर दिया है और इसका दुष्परिणाम यह हो सकता है कि युवा कुल वर्कफोर्स के 5% कर्मचारी अपनी नौकरी खो सकते हैं। यह देखते हुए कि देश दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में पेशेवर प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में भी ऐसे पाठ्यक्रमों में युवाओं की भारी भीड़ है और जहां आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बीपीओ जैसे सर्विस सेक्टर में काम करने के योग्य लोग तैयार किए जाते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इन्हीं कंपनियों की तरफ से इधर युवाओं के सपनों को झटके दर झटके लगे हैं। और कोविड का असर, वैसे तो आईटी नौकरियों का मामला तभी संगीन हो गया था जब कोविड के दौर के बाद कई उद्योग अपने कामकाज और कमाई पटरी पर आने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे दावे किए जा रहे थे कि कोरोना वायरस से पैदा महामारी कोविड के प्रकोप से 2.5-3 साल तक थमी रही दुनिया में कारोबार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द ही हो जाएगी। बेशक खुलती हुई दुनिया में कई व्यवसायों, मिसाल के तौर पर पर्यटक उद्योग को काफी राहत मिली है, लेकिन ऐसा सभी जगह नहीं हुआ है। खासकर स्टार्टअप कंपनियों के सामने अपना कारोबार बचाने का संकट ही खड़ा हो गया और इनमें से कई स्टार्टअप पढ़ाई लिखाई, कोचिंग और आईटी से संबंधित थे, तो कईयों का ताल्लुक घर बैठे खाना मंगाने की सहूलियत देने वाले ऑनलाइन फूड डिलीवरी से था और इनमें ऐसी स्टार्टअप कंपनियों की संख्या ज़्यादा कही जाएगी जिन्हें कोरोना वायरस के प्रकोप वाले दौर में ज़्यादा काम मिल रहा था, क्योंकि लोग इनके माध्यम से घर बैठे कई काम संपन्न कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड के असर में कमी हुई, इन कंपनियों का कामकाज मंद होने लगा और टेक नौकरियों को लगते झटकों को 2 साल पहले दुनिया ने तब नोटिस किया जब ट्विटर, अब एक्स, ने अपने आधे कर्मचारियों को निकाल दिया था। लेकिन ऐसा करने वाली कंपनियों में एक्स अकेली नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर 2022 में अपने यहां 1000 कर्मचारियों की छटनी की थी। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट भी नई भर्तियों पर रोक लगा चुकी है। और आप देखिए यहाँ एक विरोधाभासी विडंबना यह है कि नवाचारी उद्यम, इनोवेटिव इंडस्ट्री या न्यू एज बिजनेस की श्रेणी से आने वाली जिन स्टार्टअप कंपनियों को पिछले अरसे में रोजगार सृजन के मामले में नई उम्मीद के साथ देखा जाता रहा और सबसे ज्यादा मुश्किलें उन्हीं के साथ पैदा हुई हैं। स्टार्टअप कंपनियों के मामले में कारोबारी वास्तविकताएं कितनी कठोर हैं, इसका पता इससे चलता है कि बीते कुछ वर्षों में युवाओं ने सबसे ज्यादा नौकरियां स्टार्टअप कंपनियों में खोई हैं। यह छटनी भी यूनिकॉर्न कहलाने वाली उन स्टार्टअप कंपनियों में हुई है जिनका कारोबार आने वाले वक्त में बढ़ने की उम्मीद जताई जाती रही है और जैसे ऑनलाइन कोचिंग देने वाले स्टार्टअप इसके प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं। नौकरियों में इस कटौती के पीछे स्टार्टअप का तर्क था कि कोविड काल में कारोबार में आई मंदी और लागत घटाना उनकी प्राथमिकता बन गई थी। ऐसा नहीं करने पर स्टार्टअप कंपनियों के वजूद ही मिट जाने का खतरा बताया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह मानी गई कि स्टार्टअप कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने अपने निवेश के बदले कोई लाभ होते नहीं देख पूंजी वापसी का दबाव बनाया। साथ ही नए निवेशकों ने स्टार्टअप कंपनियों से हाथ खींच लिए और जिससे फंडिंग का अकाल होने लगा। और इसका कारण यह है कि कोविड का दौर थमते ही दुनिया में कई नई कंपनियां और स्टार्टअप सामने आ गए। उनकी मौजूदगी से कुछ अरसा पहले स्थापित हुए स्टार्टअप कंपनियों में नई प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई और जिनसे उनके लाभ का मार्जिन बुरी तरह इस दबाव में आ गया। नई कंपनियां और स्टार्टअप कैसी मुश्किल घड़ी खड़ी कर रही हैं, यह फेसबुक अब मेटा के सामने से साफ होता है। फेसबुक को भी अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया के अपेक्षाकृत नए मंचों से कड़ी टक्कर मिल रही है। हालात यह है कि करीब 2 दशक पुरानी इस कंपनी के करोड़ों ग्राहक इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरफ चले गए हैं। इन वजहों से मेटा फेसबुक की कमाई में बेहताशा गिरावट आई है और कंपनियों के पास ठोस कारोबारी मॉडल का अभाव। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के टॉपिक पर? आपकी सोच क्या है आप लोग जरूर बताया करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको लिखना है, आंसर आपको लिखना है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन के आंसर, निबंध आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप लोग देंगे, तो आपकी सोच मायने तो रखती है ना। तो असल में ज्यादातर टेक कंपनियों के सामने सबसे ज्यादा मुश्किल नई चुनौतियों और दबाव से निपटने की नए पूंजी जुटाना है, जिसके लिए भी कोई ठोस आश्वासन अपने निवेशकों को नहीं दे रही है। यह मार्ग चौतरफा है। केवल आईटी या इंटरनेट मीडिया कंपनियां ही नहीं, बल्कि फिटजी समेत तमाम ऑफलाइन
ऑनलाइन कोचिंग ऐप एवं ऐप आधारित सेवाएं देने वाली दर्जनों कंपनियां और स्टार्टअप पूंजी के सूखे से जूझ रही हैं। ये स्थितियां तब हैं जबकि हमारी सरकार ने देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू करने का माहौल देने का आश्वासन दे रखा है। पिछले लंबे अरसे से सरकार यह दावा भी कर रही है कि भारत में हर 2-3 हफ्ते में नए यूनिकॉर्न सामने आ रहे हैं। वस्तुतः अब देखिए, यूनिकॉर्न का आशय उन स्टार्टअप कंपनियों से है जिनका बाजार भाव $1 अरब लगभग $80 अरब से ज्यादा हो। लेकिन इस दावे को कोविड महामारी ने गहरी चपेट लगाई है। महामारी ने स्टार्टअप कंपनियों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका खबरें 5 साल पहले वर्ष 2020 में ही मिल चुकी थी, और जब दावा किया गया कि कोरोना के कारण देश के 70% स्टार्टअप गर्त में जा पहुंचे और उनमें से 12% तो एकदम शुरू में ही बंद हो गए थे। साल 2020 में देश के कई आर्थिक संगठनों और इंडियन एंजल नेटवर्क ने मिलकर अपने राष्ट्रव्यापी सर्वे भारतीय स्टार्टअप पर कोविड का असर में मिले आंकड़ों का आकलन किया तो पता चला कि देश में के लगभग 70% स्टार्टअप की हालत नाजुक थी, जबकि 33% स्टार्टअप कंपनियों के नए निवेश को अपने फैसलों पर रोक लगा दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि खास तौर से टेक कंपनियों के लिए कई चुनौतियां ऐसी रही जिनसे पार पाना उनके बस में नहीं है। एक्स से लेकर आप देखिए फेसबुक आदि में छटनी के साथ साथ वेतन कटौती, कामकाज के घंटों में बढ़ोतरी, सप्ताह में 90 घंटे तक काम करने की घोषणा संबंधी उपायों को देखते हुए लग रहा है कि टेक कंपनियों को सुनहरा और दौर अब खत्म होने को है। हालांकि यह सही है कि शुरुआती होड़ में दुनिया के बड़े निवेशकों ने विज्ञापन के बल पर मशहूर होने वाली स्टार्टअप कंपनियों में अरबों रुपए झोंके हैं, और जैसे 4 साल पहले भारतीय स्टार्टअप कंपनी मिसो में सॉफ्टबैंक और फेडेलिटी जैसे निवेशकों ने करोड़ों का निवेश कर दिया था, और इससे कंपनी की बाजार कीमत दुगनी से ज्यादा बढ़कर $5 अरब यानी 3.5 खरब रुपए पर पहुंच गई है। लेकिन सफलता की यह लहर जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से लौट गई है। विशेषज्ञों ने दावा किया कि विदेशी निवेश के बल पर रातों रात यूनिकॉर्न बन गई। ज्यादातर कंपनियों के पास कोई ठोस कारोबारी मॉडल नहीं है, उनके पास मंदी से निपटने के अनुभव की कमी है। वहीं आप देखिए, दूसरी ओर प्रबंधन के स्तर पर भी सेवा बाहरी चमक दमक दिखाने की कोई और ठोस नीति नहीं दिखती। लिहाजा ऐसी कंपनियां और स्टार्टअप जल्द ही अप्रासंगिक होने लगे हैं। विदेशी और बड़े देशी निवेशक किसी स्टार्टअप में पैसा लगाने से यह देखने लगे कि कोई कंपनी कम से कम 1.5-2 साल प्रतिस्पर्धा में टिक सकती है या नहीं, इसके आधार पर अब वे निवेश कर रहे हैं। समस्या है कि संचालन खर्च के बोझ से दबी कंपनियां जिस तरह से अपने कर्मचारियों की छुट्टी करने को वजूद बचाने के पहले उपाय के तौर पर आजमाती है, उससे समस्या और गहराती है। उनके इस कदम से बेरोजगारी और बढ़ती है, कंपनियों के माथे बदनामी का दाग अलग से लग जाता है। बताइए क्या है? नशेवा नकल से नक्सली अर्थतंत्र पर प्रहार। लगभग 2 माह पहले राज्य के 30 पुलिस अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबंधित अफीम की खेती को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया। उनका निर्देश था कि हर हाल में इसे रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। इसकी वजह से तेजी से दुर्गम इलाकों में फैल रहे नशे की कारोबार था, जो बंदिशों के बावजूद रुक नहीं रहा था। सुदूर पहाड़ी इलाके में बिना रोक टोक के यह अवैध कारोबार फैलने की वजह से क्षेत्र में नक्सलियों की धमक थी। नक्सलियों के अर्थतंत्र का एक बड़ा जरिया अफीम की खेती है। इसके लिए नए सारे संसाधन ग्रामीणों को मुहैया कराते रहे और मुनाफे का बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आता है। देखिए, नक्सलियों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ही देश को लोग हैं ये, लेकिन गलत रास्ता अपनाए हुए हैं, अलग रास्ता इनका बना हुआ है। तो उसी की बात हो रही है। नक्सल क्या है, ये सवाल आप लोगों के मन में आता होगा ना। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओवाद भी कहते हैं। और आप देखेंगे इसमें, आप सोचिए कि इतनी टाइम तक कुर्सी पर बैठे रहना भी बड़ी बात है। आदमी बैठ के भी नहीं खा सकता है। देख रहे हैं आप लोग। नक्सलियों पर चौतरफा नकल कसे जाने के बाद यह आवश्यक था कि अफीम की खेती के प्रति सख्ती बरतते हुए नक्सलियों के अर्थतंत्र पर प्रहार किया जाए। लगातार अभियान के कारण नक्सलियों की गतिविधियां राज्य में मंद पड़ी। तो इसके पीछे यह बड़ी वजह भी है कि रणनीतिक तरीके से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और जिसके परिणाम आ रहे हैं। प्रशासनिक आदेश के बाद वैसे तमाम जिलों में जागरूकता से लेकर अफीम की फसलों को नष्ट करने का अभियान आरंभ किया गया, जो इसके लिए कुख्यात थे। जागरूकता अभियान चलाने की एक बड़ी वजह यह थी कि अफीम की खेती के मुनाफे की आड़ में नक्सली ग्रामीणों पर प्रभाव जमाने में कामयाब हो जाते, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि कम मुनाफा के चक्कर में वे कानूनी गिरफ्त में आने के साथ साथ भविष्य में अपने कृषि योग्य भूमि को बंजर बनाते जा रहे हैं।
अफीम की खेती में पानी काफी लगता है और यूरिया का बड़ी मात्रा में उपयोग भी होता है। इसकी वजह से वैसे इलाकों में के खेती बंजर हो चुके हैं जहां बरसों से इसकी पैदावार की जा रही थी, और इसके दायरे में वन क्षेत्र भी आए क्योंकि कानून से बचने के लिए वन भूमि को साफ कर अफीम की फसलों लगाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी ताकि कार्रवाई नहीं हो सके। इसके लिए वन विभाग की जिम्मेदारी तय की गई तो लाभ हुआ। इस वर्ष इस अभियान का यह असर हुआ कि लगभग 60,000 किलो अफीम की फसल को पुलिस ने तैयार होने से पहले नष्ट कर दिया। और अफीम की फसल को चिन्हित करने के लिए सैटेलाइट मैपिंग तक की जा रही है। पहले चकमा देने के लिए ऐसे इलाकों में केले के पौधे लगा दिए जाते थे ताकि वे सैटेलाइट तस्वीर की जद में नहीं आ सकें, लेकिन अब जब पुलिस ने ड्रोन के जरिए पेट्रोलिंग का सहारा लिया तो अच्छे परिणाम आने लगे। उत्पादित अफीम की उन राज्यों में भारी मांग है जहां इसका नशे के लिए उपयोग अधिक होता है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य शामिल हैं। वैसे राज्यों के कारोबारी ज्यादा लाभ के चक्कर में किसानों को अग्रिम पैसे देकर प्रोत्साहित भी करते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती का असर है कि अफीम की पैदावार पर नकेल लग रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार झारखंड में जिस मात्रा में तैयार फसल को नष्ट किया गया, इससे कीमतें में 30 से 40% की बढ़ोतरी कीमत बढ़ी है। पिछले करीब 10 वर्षों में उड़ीसा से होते हुए झारखंड के रास्ते नशे की कई खेप पकड़ी जा चुकी हैं। झारखंड में 2 जिले चतरा और खूंटी अफीम की पैदावार के लिए कुख्यात रहे, तो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ नक्सलियों की गतिविधियां रही हैं। सुदूर गांव में प्रशासन की कम आवाजाही में से ऐसे तत्वों की हिम्मत बढ़ी है। अफीम माफिया इतने बेखौफ हो गए थे कि राजधानी रांची के बाहरी क्षेत्र तक फसलें लगाने लगे थे, और फसलें नष्ट होने के साथ साथ आरोपित की गिरफ्तारी से इस पर लगाम लगा, जो आने वाले दिनों में ज्यादा प्रभावी हो सकता है। इसमें ग्राम सभाओं की भी प्रभावी भूमिका हो सकती है। उन्हें विश्वास में लेकर मौत के सौदागरों को मात दिया जा सकता है। ग्राम सभाओं के जरिए दंड की व्यवस्था भी वैसे लोगों के विरुद्ध की जा सकती है जो प्रतिबंधित कार्य करने से बाज नहीं आ रहे। दक्षिणी छोटानागपुर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा के मुताबिक अफीम की खेती नष्ट करने के साथ ही बड़ी संख्या में संबंधित लोगों की गिरफ्तारी की गई। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इससे पूरा सिंडिकेट टूटेगा। यह एक प्रभावी कदम है। पुलिस की यह कार्रवाई जारी रहेगी। ड्रग कारोबार के इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी है। अफीम की खेती को नष्ट करने का अभियान इसके पूरे तरह समाप्त होने तक जारी रहेगा। ये झारखंड है। रांची इसकी राजधानी बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। ये राष्ट्रीय एकता के मूल प्रतीकों से जुड़ा युवा, ये आप देखिए जीवन में अमूल शिक्षा हमें विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहने में मदद करती है। वर्तमान समय में वैश्विक जगत जहां असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं हम भारतीयों को कठिन समय में मार्गदर्शन पाने के लिए महर्षि अगस्त की शिक्षाओं पर भरोसा करने का सौभाग्य प्राप्त है। मुझे बहुत खुशी है कि काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण महर्षि अगस्त को समर्पित है। प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या धाम की पृष्ठभूमि के साथ काशी तमिल संगमम का यह आयोजन हम सभी को एक द्रव्य अनुभव प्रदान कर रहा है और तमिलनाडु एवं काशी को सांस्कृतिक एवं सामाजिक धरातल पर पहले से कहीं अधिक करीब ला रहा है। रचनात्मकता का विशिष्ट अर्जन हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि काशी की सदियों से उच्च शिक्षा के लिए आकांक्षी शहर और तमिलनाडु को व्यवहारिक ज्ञान के लिए आकांक्षी की भूमि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इन दोनों स्थानों के नागरिकों के मिलन से ज्ञान और रचनात्मकता का विशिष्ट सृजन होगा और इससे परस्पर संवाद से नए विचारों और खोज को बढ़ावा मिलेगा और जिससे हमें जीवन के कई अज्ञात पहलुओं एवं प्राचीन सभ्यता के जीवंत पहलुओं पर स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओरे भारतम उन्नत भारत यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन के हिस्से के रूप में काशी तमिल, या आप देखेंगे काशी तमिल संगमम दोनों स्थानों के लोगों के बीच साझा अनुभव प्रशंसा बंधन को और मजबूती प्रदान करेगा। ये महर्षि अगस्त की विरासत का जश्न मनाने का यह निर्णय बहुत ही सामरिक है क्योंकि वर्तमान पीढ़ियों को इस महान भूमि पर प्रसिद्ध ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना बहुत ही आवश्यक है। आधुनिकता के शोरगुल और अक्सर ऐतिहासिक पहलुओं के एकाकी चित्रण में भारत के सांस्कृतिक विरासत को निपथ में रखने के दुष्प्रयासों के कारण इस तथ्य पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है कि महर्षि अगस्त ने सामान सांस्कृतिक लोकाचार और ज्ञान परंपराओं के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में बाली तक फैली भारत के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने हमारी भाषाई और पारंपरिक विविधताओं को जीवंत बनाए रखा और इस प्रकार सामाजिक सद्भाव में अधिक योगदान दिया। और सांस्कृतिक एकता, तमिल भाषा के जनक माने जाने वाले और पहले तमिल व्याकरण ग्रंथ के संकलनकर्ता के रूप में विख्यात महर्षि अगस्त ने तमिल साहित्य और भाषा विज्ञान के साथ साथ वैदिक एवं संस्कृति साहित्य के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि महर्षि अगस्त ने हर्बल औषधियों उपचार पद्धतियों में बड़ा योगदान दिया है। आज भी दक्षिण भारत में सिद्ध चिकित्सा परंपरा के विभिन्न अभिन्न अंग के रूप में प्रचलित यह उपचार व्यवस्था उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान के विशाल भंडार का प्रमाण है। वास्तव में यह हुआ एक दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। उनका नाम आते ही
एक दुर्लभ चमक पैदा होती है। निश्चित ही काशी तमिल संगमम युवाओं को जागरूक करेगा और देश में सांस्कृतिक एकता का निर्माण करेगा। काशी तमिल संगमम का आयोजन तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने अंतर संबंधों को फिर से जोड़ने में सफलता हासिल कर रहा है। यह दोनों क्षेत्रों के बीच सदियों पुराने बंधनों को फिर से जीवंत कर रहा है। कला और वास्तुकला, भाषा, साहित्य और दर्शन और व्यवहार, शास्त्र और विज्ञान तथा परंपरा व प्रौद्योगिकी का यह संगम सुनिश्चित कर रहा है कि ज्ञान का प्रसार कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे और हमारी ज्ञान परंपरा अधिक समृद्ध हो। इस तरह के आयोजन से चर्चाओं और विचार विनिमय का क्रम आगे बढ़ेगा। यह सदियों पुराने संबंधों को फिर से नई मजबूत प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण अभियान में भी महर्षि अगस्त की शिक्षाएं हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच में मदद करेंगी और इसके लक्ष्य साथ ही अपनी मातृभूमि के प्रति नए सिरे से जुड़ाव की भावना भी जागे आएगी। और काशी तमिल संगमम हमारे लिए केवल शुरुआत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा के दौरान हम नए संबंधों व जुड़ाव बनाना जारी रखेंगे। मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ियां यहाँ बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगी, ऐसी चीजें सीखेंगी जो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अनुशासन, जिम्मेदारी, नागरिक जागरूकता और आवश्यक जीवन कौशल ऐसे गुण हैं जिन्हें युवाओं को सीखने और अपने दैनिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।